रिचर्ड ब्रांसन को आप लोग शायद नहीं जानते हो सारे, लेकिन 300 से ज़्यादा 500 कंपनियाँ उसकी अपना आइलैंड है, एंड ही स्टार्टेड बिजनेस व्हेन ही वाज 15 आल्सो। उसने एक बात कही कि स्टीव जॉब्स वाज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। आई वाज लाइक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ मैनेजर। एन एंटरप्रेन्योर नेवर डज anything himself. His job is to figure out who can do that job and what problem will he solve. So मुझे रिचर्ड की बात अच्छी लगी कि he said कि he made his $1 million when he was 22. I did not, so I don't have that spare change, but I still tried to work in the similar manner. मैंने भी कोशिश यही करी है कि आप लोगों को डेलीगेट किया जाए, आप लोग चलाएं। मेरे आने का यहाँ मकसद ये नहीं होता, ना आने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आ नहीं सकता। मेरे ना आने का मकसद ये होता है कि मैं आप पे इतना भरोसा करता हूँ कि आप मेरे बगैर भी काम कर सकते। दैट इज हैज़ ऑलवेज बीन माई की। इट्स नॉट कि जी मेरे आने से मुझको कोई फ़र्क पड़ जाएगा। आई कैन ईजिली अफोर्ड टू हैव ऑफिस नाइसली डन, आई कैन ईजिली थिंक डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द रीज़न आई डोंट कम हियर इज़ टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बिलीफ इन योरसेल्फ, एंड टेक चार्ज ऑन योरसेल्फ कि मेरे बगैर कहे भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड दैट इज़ वाई आई डोंट कम। अगर आप मुझसे समझना चाहें कि मैं क्यों नहीं आता हूँ, बहुत सारे लड़के अब जो यहाँ पे हैं वो कहते हैं आप प्लीज़ आ जाए करें, बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। एंड आई कीप ऑन आस्किंग कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट कि रेहान आके ये बताए कि ये टेप लगाना अच्छी बात नहीं है, इसकी जगह यहाँ पे एक बोर्ड लगाया जा सकता था खूबसूरती के लिए। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट कि वो बोर्ड वहाँ मौजूद है और यहाँ पे टेप लगाई जा रही है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर रेहान टेल की तार लटक रहे, ऊपर तार लटक रहा है, इसकी जगह बोर्ड लगा दो। वाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट? व्हेन यू फील रिस्पॉन्सिबल अबाउट योरसेल्फ एंड यू डोंट नीड, मेरी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब तक आप ये समझते रहेंगे कि आई एम डूइंग अ जॉब, तो यही होगा। खैर मेरी कोशिश यही रही है 25-30 साल से, एंड आई हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल एट इट। दिस इज़ माई मे बी दैट वेंचर जहाँ पे मेरे पास ज़्यादा पुराने लोग रहे हैं। You know, Mani was like 6 years or 7, Ehsan is 6 years, वरना हमेशा मेरे पास 2-3 साल में लोग, मैं क्रैक में हट जाता था और लोग स्पार्क निकलते थे मेरे अंदर से और लोग चले जाते थे। और अक्सर तो नहीं, एक ने मुझको जाते हुए बोला कि 99% आप बहुत अच्छे हैं, 1% बहुत ख़राब है, और वो 1% जो है ना वो 99 पे भारी हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर आई हैड टू लर्न कि जी किस तरह से अपनी टोन डाउन करना, बातें नहीं करना, फटना। अभी भी मैं फट जाता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना फटूँ। ये मेरा छोटा सा तारुफ है। अगर कोई और सवाल है किसी से पूछूँ, शायद आपका। मेरा नाम शाहिद है और मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम खुरम है, एक का नाम खालिद है। खुरम घर से काम करते हैं, पिछले 3 साल से घर से काम कर रहे हैं। उससे पहले वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, डेनिम जीन्स। तो उनका वहाँ पे कोई 10 साल का तजर्बा था, 10 या 8 साल का, ठीक ठाक तजर्बा। और मेरे भाई जो हैं वो पिछले 8-10 साल से बैंकिंग सेक्टर में हैं। आजकल वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में OG 1 ग्रेड के ऑफिसर हैं। मेरी अम्मी जो हैं वो अमेरिका में होती है और मेरी बहन है वो भी अमेरिका में होती है, पिछले 6 साल से अमेरिका में। मेरे 6 साल 2006। और उनका कोई इरादा नहीं है यहाँ पे आने का, वो वहीं पे, उनको नेशनैलिटी मिल चुकी है, वो वहीं पे रहते हैं। अब वो मेरे 2008 में गुज़र गए थे। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था वो वाला, जो वालिद साहब जब गए थे। उसके अलावा मेरे पाँव का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, क्रिकेट खेलते हुए इंजरी हो गई थी। और ये तालीम मेरी बीकॉम है, बड़ी मुश्किलों से बीकॉम क्लियर किया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि बीकॉम किस तरह क्लियर हो गया फाइनली जाके। सबसे पहले मैं बेसिकली जॉब्स ही करता रहा हूँ, 3-4 जगहों पे काम किया मैंने भी। एक थी पहले, सबसे पहले जब मैंने जॉब हासिल की तो अखबार में
अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, जज्बा चढ़ा था बड़ा कि जी जॉब करनी है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हमारे जो थे बड़े स्ट्रिक्ट थे। जो मैं बात कहता हूँ कभी कभी कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, उससे ये होता है कि जब मैंने देखा है कि जिन बच्चों को चपेट नहीं पड़ी होती लाइफ में, वो लोग बड़े स्पॉइल्ड होते हैं। जैसे कि मेरे इन लॉज हैं, मैं उनको देखता हूँ तो वो काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी स्पॉइल्ड हैं, क्योंकि बड़ी पैम्पर्ड हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की गई है जब भी उनको चाहिए था। वो फिर उनमें ये होता है कि रियलाइज़ नहीं करते कि उनके माँ बाप कितनी कुर्बानियाँ करते हैं या उनको क्या क्या करना पड़ता है उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उनको एहसास नहीं हो पाता इस चीज़ का। इस मेरा मकसद सिर्फ ये है कहने का कि कभी कभी आपको डंडे का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। करें तो फिर, और हमेशा हर जिद पूरी करेंगे तो आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं सामने वाले। बहरहाल कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने जॉब हासिल की 2002 में और अपने बलबूते के ऊपर गया, जाके इंटरव्यू दिया। उनको मैं पसंद आ गया, उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे लग रहे हो तुम, बड़े अच्छे ख़ानदान से आ जाओ। तो उन्होंने मुझे नौकरी दी, लेकिन मैंने बहरहाल वहाँ पे काम किया 1-1.5 साल। फिर उसके बाद मैं आ गया सुपर टेक्नोलॉजीज़ में। मेट्रोपोल का ऑफिस है, बहुत बड़ा सेटअप था, वहाँ पे 150 के करीब एम्प्लॉइज़ थे। उनमें मैं क्राउड में एक लड़का मैं भी था, वो कॉल सेंटर के ऊपर काम करता था और कभी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स बेच रहा हूँ, कभी वॉनेज की लाइंस बेच रहा हूँ। 2-3 और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते थे। 2003 की बात है। वो एकदम से डाउन हो गया सेटअप। 3 या 4 महीने के बाद मैं घर पे फारिग पड़ा रहा, बुक्स पढ़ता था। 3-4 महीने के बाद कॉल आई जमाल साहब की। उन्होंने कहा कि, और मेरे अलावा 3 या 4 और अच्छे लड़के थे जिनको बुलाया आउट ऑफ द 150। तो हम बड़े परेशान कि हमें क्यों बुलाया। वो कहते हैं आप लोगों का रिकॉर्ड अच्छा था, आप लोग अच्छे लगते थे, काम से काम रखते थे, काम करते थे, इसलिए हमने आपको बुलाया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा ज़बरदस्त। वहाँ पहली दफ़ा रेहान साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद 4 लड़के वहाँ पे रख लिए थे जमाल साहब ने। हम लोग वहाँ पे फिर कॉल सेंटर का काम करते थे। फिर वो 4 या 5 के बजाय सिर्फ मैं अकेला रह गया। फिर वो ऑफिस बिल्कुल क्लोज़ हो गया। हम लोग ब्रेन के ऑफिस में मूव हो गए। ब्रेन नेट का ऑफिस था, फेडेक्स का जो दफ्तर है शारा फैसल, वहाँ हम लोग काम करते थे। वहाँ मैं अकेला था ब्रेन के ऑफिस में। फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। फिर रेहान साहब के ऑफिस में मूव हो गया, रेहान साहब के घर पे मूव हो गया होम ऑफिस में, और वहाँ मैंने काम किया 1-8 साल डायरेक्ट रेहान साहब की सुपरविजन में। मैं बिल्कुल जानवर होता था। जानवर इन द सेंस कि मुझे ड्रेसअप होने की भी तमीज़ नहीं थी। वो उसकी डिफरेंट वजूहत हैं, टाइम नहीं मिलता था। वरना कॉलेज में मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला होता कि तुम सबसे नाइसली ड्रेसअप होते हो। एक बार टीचर ने बोला था, नहीं सिर्फ वाकई टीचर ने बोला था, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। लेकिन इधर ये होता था कि टाइम पे पहुंचना होता था, तो मैं कभी कभी मुंह हाथ धोए बगैर उठा, टाइम देखा, भागा, चप्पल में बस पकड़ी और फ़ौरन से पहुँच गया। तुम होता था यहाँ पहुँच गया। मुँह भी नहीं धोया होता था, बाल भी नहीं बने होते थे। इस तरह से आ गया तो मैं अंदर आ गया। यहाँ से बैठे देख ये क्या हुलिया बनाया, इंसान लोग गधे होते। सर लेट हुआ तो लेट हुआ था, इंसान तो बन के आते तो डांट अलग पड़ती। बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये कि मेरी पर्सनल जो ग्रूमिंग हुई थी वो वहाँ पे डिसिप्लिन, ऑफिस के अंदर आना, तरीके से बैठना। जब मैं टाई पहन के नहीं आता था डांट पड़ जाती थी वहाँ। बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा। और बल्कि इनफैक्ट जो भी सीखा वहीं पे सीखा उस अरसे के दौरान। फिर कंपनी थोड़ी कहना अम्मी आप फेसबुक चलाना सीख लें, 200 फ्रेंड्स बना लें तो आपको मोबाइल भरा हुआ डब्बा। खाना कौन बनाएगा? कंपनी बहरहाल बड़ी हो गई, मूव ऑफिस लिया यहाँ पे टीपू सुल्तान पे। उस वक्त तक मेरे ख्याल 2004 गुजर गया था, 2005 शुरू हो गया था। फिर जैसे जैसे ऑफिस बड़ी हुई, हायरिंग हुई, मेरी जिम्मेदारी थी हायरिंग की भी जिम्मेदारी थी, ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी थी। और बहुत कम अकली में, मैं बहुत ही यंग था, 20 या 21 साल का था शायद, मुझ पे हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई।
और मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आज जब मैं कभी कभी सोचता हूँ पीछे जाके, तो मैं देखता हूँ कि मुझ पर कितना ट्रस्ट किया गया था उस टाइम पे, इतनी यंग एज के। और कभी कभी इंसान नहीं देख पाता इस तरह की बातें जो होती हैं वो बाद में। अक्सर मैं कहता भी रहता हूँ मंटू में बैठ के जब भाषणबाजियाँ कर रहा होता तो बताता हूँ कि एहसास नहीं होता, एहसास होता है बाद में, जब आपको रियलाइज़ हो जाती है अपनी गलती और अपनी मिस्टेक का एहसास होता है, फिर पता चल जाता है कि आप बहुत होशियार बनते थे और मतलब असलियत क्या है। उसके बाद कुछ हुआ लाइफ के अंदर, ट्विस्ट आए। मेरी अम्मी जो है वो चली गई, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, बाइक के ऊपर गिर गया था मैं, इंजरी हो गई। तो बहरहाल इमोशनली कुछ हर्ट हो गया। और फिर कोई एक बात कह दी मुझे रेहान सर ने एक दफ़ा गुस्से में, तो मैंने कहा बस मैं काम नहीं करूँगा, मैं जा घर बैठूँगा जॉबलेस, मैं काम नहीं करूँगा, कोई बात हो। और वो भी अब मैं ये कन्फेस करना चाहूँगा, पहली दफ़ा शायद रेहान साहब के सामने मौका मिल रहा है। मेरी नाक बड़ी हो गई थी उस वक्त, बताया जैसे मैंने कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी यंग एज के ऊपर। मेरे में शायद गुरूर आ गया था, तकब्बुर आ गया था, शायद मेरी औकात से बढ़ के मुझे दे दिया गया था उसी वक्त। तो मैं थोड़ा चौड़ा हो गया, अब औकात से बाहर हो गया। किसी ने मुझे, रेहान साहब ने मुझे बनाया, जो सिखाया मैं सब भूल गया। वो एक बात की मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने कहा सबके सामने खड़े होकर बेइज्जती कर दी। तो मैं थोड़ा देर बैठ के सोचता कि यार मुझे बनाया भी तो सब कुछ रेहान साहब नहीं ना, जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट की, हूँ किसकी वजह से। बहरहाल मैं घर बैठ गया, घर बैठा, फिर पता चला किसी को कि फारिग हो गया, आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जहाँ मैंने 5 साल गुजारे, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे भी अच्छी इंजॉय की पोजीशन। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर का ऑफिस आके पूरा सेटअप किया, पूरी टीम बिल्ड की। बिज़नेस डेवलपमेंट वहाँ पे भी नहीं होती थी, जैसे भी हम लोग मंटू में शुरू कर रहे हैं बिज़नेस डेवलपमेंट, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे था बिल्कुल कम्प्लीटली कोई बिज़नेस डेवलपमेंट नहीं थी। वेल बिज़नेस जनरेट करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े चैलेंजेस आए इनिशियली, बट विल थी, सपोर्ट थी, अपना थोड़ा सा एक एटीट्यूड था, वो हो गया। फिर जो हमारा मिशन होता था, जो टारगेट होता था मंथ का, वो हम कंप्लीट कर लेते। कभी हार्डली ऐसा कोई वक्त गुजरा तो हमने टारगेट पूरा नहीं किया। और फिर फाइनली बीच में जो है मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। उस वक्त जो है रेहान साहब ने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली और इमोशनली। तो बहुत एक टफ डिफ़िकल्ट पीरियड था लाइफ का, जिसमें उन्होंने, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे रेहान सर की सपोर्ट होगी। हालांकि मैं ना उनके साथ काम करता हूँ, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, ना कोई लेना देना नहीं। वैसे ही खुदा की तरफ से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद मैं मुसलसल सोचता रहता कि यार हुआ क्या, और मुझे फिर अपने गिल्ट का और ज़्यादा एहसास और शर्मिंदगी होती थी जब भी मैं सोचता था पुराने के बारे में। वैसे मुझे एहसास था, लेकिन फिर मैं भी ज़रा सा इंसानी जो होती है ना फैक्टर्स के, यार मज़े आए हैं, लगे हुए एक अच्छी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्यों छोड़े बंदा फालतू। वो थोड़ी सी एक मुश्किल हो जाता है जब आप मज़े की थोड़ा सा गुजार रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, सारा ये मज़े से जी रहे हो अपने हिसाब से, कोई काम नहीं, सब आराम, कोई लर्निंग नहीं। वहाँ पे एक चीज़ थी कि लर्निंग कोई नहीं। जब बिज़नेस सेटअप किया, जब टीम बिल्ड की, तो कोई लर्निंग नहीं थी। अब यहाँ पे ये है कि लर्निंग ही लर्निंग है। आप आते हो, आपके पास एवरी डे कोई ना कोई न्यू चैलेंज होता है, कोई ना कोई न्यू मीटिंग होती है, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना। ये है लिटिल सी स्टोरी। आई हैड टू कम बैक इवेंचुअली, और मैं जो है जनवरी 2001 में न्यू ईयर इस कंपनी स्टार्ट किया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये सफ़र जो है लंबा होगा इंशाल्लाह आप सबके साथ। आपके अब्बा क्या करते हैं? मेरे अब्बा लॉयर थे, वकील थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। लाहौर से उनका ताल्लुक़ था, और उनके जो अब्बा हैं वो डॉक्टर थे, और उनके जो अब्बा हैं उनका इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान की
और ये जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस है, इसकी जो मूवमेंट थी उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन। उनका नाम पता नहीं कोई रहमतुल्लाह मलिक समथिंग करके हिस्ट्री की बुक्स में भी है उनका नाम। उस चीज़ की, उनकी कंट्रीब्यूशन की रिकग्निशन में नवाज शरीफ साहब ने मेरे दादा को एक अवार्ड दिया था, गोल्ड मेडल और ट्रॉफी होती है बड़ी सी, वो दी थी कोई 1990 समथिंग मेरे दादा। उसकी तस्वीरें, वो मेरे दादा, मेरे पूरा ददियाल, पूरा ननियाल सब मूव कर गए इंग्लैंड और अमेरिका। मैं और मेरे जो 2 भाई हैं, सिर्फ हमारी एक वाहिद फैमिली है जो पाकिस्तान में है। बाकी हमारा कोई भी ना मैटरनल ना पैटर्नल साइड पे यहाँ पे है पाकिस्तान। सिर्फ हम भाई हैं और मेरी बेगम है और मेरे बड़े भाई की फैमिली। अम्मी क्या करते हैं? अम्मी मेरी नर्स थी, उन्होंने यंग एज में बहुत अचीव किया। 17-18 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया। उनको ऑफ़र आ गई थी सऊदी अरेबिया में किसी हॉस्पिटल से उनको ऑफ़र आ गई थी कि भाई आ जाए काम करें हमारे साथ। वो 17-18 साल की उम्र की होंगी, चली गई वहाँ पे, उन्होंने काम किया। फिर वहाँ से उनको इजिप्ट, जॉर्डन, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, लंदन, मतलब यंग एज में उनको ना एक्सपोजर मिल गया बहुत ज़्यादा दुनिया का। हाईली एजुकेटेड, वेरी क्वालिफाइड पर्सन। जो मेरी जो रोल मॉडल थी वो मेरी अम्मी थी। द वे शी यूज्ड टू टॉक, वो भी इसी तरह से, मतलब जिसके सामने खड़ा कर दें आप उससे बात कर लेंगे, उसको कन्विंस कर देंगे किसी भी तरह से। मतलब बहुत ही गुड स्पीकर, उनमें एबिलिटी थी बात करने की। और हम उनको देख देख के कहते थे काश मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, फ्लुएंट इंग्लिश, एक्सीलेंट इंग्लिश। और मेरी अम्मी और अब्बू की लव मैरिज थी, सऊदी अरेबिया में हुई थी इनकी मैरिज। एंडेड अप इन अ डिज़ास्टर बिकॉज फैमिली की रजामंदी नहीं थी, ना हमारी अम्मी की ना हमारे अब्बू की। फैमिलीज का टकराव था, इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने कहा खैर है, दोनों इंडिपेंडेंट थे। मेरे अब्बा भी सऊदी अरेबिया में काम करते थे, वेरी वेल टू डू, दे यूज्ड टू वर्क हार्ड और बड़ा पैसा जमा करते थे। दोनों इंडिपेंडेंट थे, 20-21 साल की उम्र थी, शादी हो गई, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी। उनमें भी वही गरूर का शायद प्रॉब्लम था। वो यहाँ आए, अपने माँ बाप को गुड न्यूज़ दी, माँ बाप ने कहा निकल जाओ, दोनों को निकाल दिया।